अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आरजू काज़मी और बात हम सबसे पहले करेंगे आज बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान की। वैसे तो खैर हम ईरान, इजराइल और यूएस पे भी बात करेंगे जो कि काफी अरसे से करते चले आ रहे हैं। और जब तक कि ये लड़ाई, ये जो अटैक्स हैं ये नहीं रुक जाते, ये वॉर नहीं रुक जाती, तब तक जाहिर है कि हम आपको रोज ही जो है इसकी अपडेट्स जो है वो दिया करते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट हमारा यही काम है। लेकिन बहरहाल सबसे पहले आज बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर जिनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के विजिट पे गए हैं। जी हाँ, 3 दिन के भारत के विजिट पर बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं। और उसके बाद जो है वो सबसे पहली वीडियो जो हमारे यहाँ बनी, हो सकता है और लोगों ने भी बनाई हो, लेकिन मैंने चीमा साहब की देखी तो मुझे लगा कि अगर डॉक्टर कमर चीमा ने बात की है तो थोड़ी सी बात मुझे भी करनी चाहिए। लेकिन चीमा साहब ने क्या कहा, थोड़ा सा पहले वो सुन लेते हैं। देश ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को 3 रोजा दौरे पे इंडिया भेज दिया। क्यों? इंडिया और बांग्लादेश के तो ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान साहब, वो 3 दिन के दौरे पे गए हैं, 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। ताल्लुकात बिल्कुल ज़बरदस्त ख़राब हैं और सुनने में आ रहा है कि वो अजीत डोभाल को भी मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे। पिछली जो हुकूमत थी केयर टेकर, वो तो बड़ी सख्त खिलाफ थी भारत के। और भारत की जो जब से मौजूदा हुकूमत आई है, इंडियन मीडिया ने थोड़ा सॉफ्ट पोजीशन ले ली है, बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। सवाल तो ये बनता है ना। अब देखना ये है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया ये समझ रहा है कि दिस इज अ मोमेंट वी नीड टू गेट क्लोजर विद बांग्लादेश, और पाकिस्तान की स्पेस श्रिंक करें वहां पे। जी, तो वैसे तो खैर और भी कई बातें कमर चीमा साहब ने कही, लेकिन यहाँ पर ये क्लिप जो है वो मैं दिखाने का मकसद ये कि किस तरह से अगर हिंदुस्तान और किसी भी कंट्री के टर्म्स बेहतर होते हैं या आना जाना होता है, तो न जाने हमें किस बात की इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। ये मेरी समझ से बाहर है भाई। अगर बांग्लादेश के साथ कुछ अरसे के लिए भारत के टर्म्स खराब हो गए थे तो उस पर हमें मिठाइयां बांटने की क्या जरूरत थी। उससे पहले 50 साल जो है वो बांग्लादेश के टर्म्स पाकिस्तान के साथ खराब रहे, पाकिस्तान से ही टूट के या अलग होकर बांग्लादेश बना। उसके ऊपर तो हम कभी बात नहीं करते, उसके ऊपर तो हमने कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो, या बांग्लादेश के लोग जो है उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया और वो अलग हो गए। लेकिन ये बात तो हमने कभी नहीं कही। उसके बाद 50 साल ना तो वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना मिलना जुलना था, ना बातचीत थी, ना ही कुछ और उसका बहाना हम ये बना लेते थे कि जी क्योंकि बहुत साजिशें की गई हैं बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों के खिलाफ और इसलिए हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स अच्छे हैं इस वजह से हम उनसे बात नहीं करते। तो भाई उनके टर्म्स तो सालों साल भारत के साथ अच्छे रहे हैं और 50 साल से ज्यादा अच्छे रहे। और उसके बाद कुछ ही अरसे के लिए जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई और शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ अरसे के लिए टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना, जैसे कह लीजिए अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी अगर जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर वो आकर तारीफ कर रहे हैं भारत की, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत के 3 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं, जहां पर जाके वो कई चीजों के बारे में भारत की गवर्नमेंट से बात करेंगे, जिसमें ऑयल भी है और दूसरी कई चीजें ऐसी हैं, जो फ्यूल के बारे में बात की जाएगी, साथ ही साथ ट्रेड के बारे में बात की जाएगी और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि बांग्लादेश और भारत जो है पहले भी साथ साथ लेकर चला करते थे और एक बार फिर वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को इतना घबरा जाने की क्या जरूरत है कि आप उसके ऊपर ये बात करें कि जी ये जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती है
कि हम लोग हमेशा से यही पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी और अपने बड़ों से भी कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया साजिश कर रही है, कभी भारत साजिश कर रहा है तो कभी अफगानिस्तान साजिश कर रहा है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी हमारी जो गलतियां हैं बजाय इसके कि हम बांग्लादेश के लोगों से टर्म्स अच्छे करें, अपने जो गलतियां हो गई उनको दोबारा रिपीट ना करने का एक फैसला करें और उनसे हो सके तो माफी भी मांग लें। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें बांग्लादेश से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मजाल है माफी मांगे। हम तो उल्टा हर एक को हम ये समझते हैं कि जो कोई कंट्री है चाहे वो हमसे अगर थोड़ी सी छोटी कंट्री है या कुछ भी, हालांकि वो हमसे कह लीजिए अखलाक में या एजुकेशन में और कई चीजों में बहुत आगे हैं, लेकिन हम फिर भी उनको ये समझते हैं कि हम उनसे बड़ी कंट्री है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर है तो उनको हर चीज हमसे पूछ के करनी चाहिए, वो भारत से बात करें या ना करें। लेकिन जो बात है असल वो ये है कि हमसे ऐसी बातें कोई नहीं पूछता, हमारी मर्जी से कोई नहीं चलता। ना तो बांग्लादेश ने कभी हमारी परवाह की है कि हमसे पूछ गछ के वो कहे कि अच्छा जी आप बताइए, आप लिस्ट दे दीजिए कि मैं किन देशों से मिल सकता हूँ, किन कंट्रीज से मैं नहीं मिल सकते। और इसी तरीके से हमारे साथ अफगानिस्तान ने भी किया है कि अफगानिस्तान को भी हम यही समझ रहे थे कि जब वहां तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो वो सब बातें हमारी मानेंगे और उसके बाद वो भारत का नाम तक नहीं लेंगे, बल्कि भारत का नाम लेना तो दूर की बात है, बल्कि भारत के साथ उनके टर्म्स ऐसे होंगे कि वो हमें कश्मीर लेके देंगे। इमरान खान के जमाने में उन्हीं की पार्टी की एक साहिबा ने हमसे ये बात भी कही थी, यानी टीवी चैनल पे बैठ के, जिसका बहुत चर्चा हुआ था, बहुत जिसके बारे में बात की गई थी और ये हुआ था कि जी उसके ऊपर शोज कर दिए गए थे उस जमाने में कि जी आखिर तालिबान जो है वो भला कश्मीर लेके कैसे देंगे। लेकिन जाहिर है कि इतनी दूर की तो हम सोचते नहीं है और ना ही हमें कभी इतनी अकल जो है इस्तेमाल करने की कभी ख्याल आया कि हम क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं और उसके बाद हम जो है एक तरह से मजीद नफरतें और मजीद एक दूसरे के खिलाफ बात करके उन फासलों को बढ़ा रहे हैं जो पहले ही बहुत ज्यादा है, जिन्हें कम करने की जरूरत है। इस वक्त भी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत गए हैं 3 दिन के विजिट पर, और जैसे मैंने कहा कि वो वहां पे ट्रेड पे भी बात करेंगे, वो वहां पे और कई दूसरी चीजों पे बात करेंगे और कई तरह से जो है वो भारत उनकी मदद भी करेगा जो पहले भी करता रहा है। बीच में टर्म्स तो किसी के भी खराब हो जाते हैं, दो दोस्तों के भी खराब हो जाते हैं, दो मिलने जुलने वालों के टर्म्स भी खराब हो जाते हैं, इसी तरह से कंट्रीज के भी हो जाते हैं, लेकिन लोगों ने ये सोच के रखा होता है कि बस ठीक है एक बार खराब हो गए तो बस खराब ही रहेंगे, लोग कभी आपस में ना तो बात करेंगे ना कभी उस तीसरी ताकत का या तीसरे इंसान का या तीसरे किसी पावर का या कंट्री का पता लगेगा जो बीच में गड़बड़ कर रहा है या जो इन दोनों को आपस में बात करने नहीं दे रहा या जो इन दोनों को आपस में एक तरह से सुलह की तरफ नहीं जाने दे रहा या अपने जो भी डिफरेंसेस है उनको खत्म करने की तरफ जाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें बार बार रुकावट डाल रहा है। इस किस्म की बातें करके पाकिस्तान आखिर क्या साबित करना चाह रहा है? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बहुत बुरा लगा है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत क्यों गए? तो क्या आपके पास आ जाते? आपके पास क्या है कुछ देने के लिए उनको? क्या आप ट्रेड कर सकते हैं? क्या आप उनके साथ कोई और तरह का कोई ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं जिससे कि बांग्लादेश को फायदा हो? और अगर ऐसा हो रहा होता तो क्या बांग्लादेश पहले ना आ गया होता? लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप तो खुद इस वक्त परेशानी में, आपकी इकोनॉमी आपकी खराब चल रही है, उसके बाद कभी सऊदी अरेबिया और कभी यूएई आपसे पैसा मांग रहे हैं, उसके बाद आप मिन्नते दुहाइयां दे रहे हैं इस वक्त ईरान को कि प्लीज आप सऊदी अरेबिया पर अटैक ना करें। आपके यहाँ के बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े एक्टिविस्ट और कई मीडिया पर्सन जो हैं उनकी ट्वीट्स अगर आप देखें, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अगर आप ट्वीट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से सऊदी अरेबिया के ऊपर जो अटैक चल रहे हैं, बार बार कहा भी जा रहा है कि जी हरमैन शरीफैन के ऊपर अगर अटैक हुआ तो पाकिस्तान उसके लिए भरपूर जवाब देगा। तो पहली बात तो ये है कि हरमैन शरीफैन के ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा और जो अटैक किया जा रहा है, और ना ही कभी ईरान ने जो है वो मक्का मदीना या जो हरमैन शरीफैन कहा जाता है उन पर ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया। ईरान जो अटैक कर रहा है वो वहां पर मौजूद जो अमेरिकन बेसिस हैं, जो अमेरिका के जहाज खड़े हुए, अमेरिका के लोग वहां मौजूद हैं, वो उनके ऊपर अटैक कर रहा है। उसने कभी भी सऊदिया के किसी भी सिविलियन के ऊपर या किसी तरह की जगह पर सऊदिया में अटैक नहीं किया। तो पाकिस्तान सबसे पहले तो अपना ये चूरन बेचना बंद कर दें जो बार बार आप लोग 2 दिन से लगे हुए हैं कि जी अगर सऊदिया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा और हरमैन शरीफैन की हम हिफाजत करेंगे और उनको कुछ कहा नहीं जा सकता, उन पर अटैक नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो डिफेंस पैक्ट आपने करके रखा हुआ है उस पे तो जाहिर है कि सऊदी आपको बुलाएगा और कहेगा कि भाई यहाँ पे जो अमेरिकन बेसिस है उनको बचाइए। वहां पर अभी तक एक अटैक भी ईरान ने ऐसा नहीं किया है
जो ईरान ने सऊदिया की किसी अपनी चीज को या अपनी बिल्डिंग को या किसी चीज को नुकसान पहुंचाया हो, या उन्होंने कह लीजिए कि वो जो आप लोग कहते हैं ना अरमान शरीफैन के ऊपर अटैक किया हो, तो इस वजह से ये जो झूठ का चूरन बेचा जाता है उसको बेचना बंद कर दें, इसलिए कि अब पब्लिक को समझ आ गई, पब्लिक अब जो है आपसे मामू बनने वाली नहीं है। तो जो यहाँ पे जी बार बार कहा जा रहा है अगर हमले जारी रहे, यानी अगर अटैक जारी रहे, तो हरमैन अल शरीफैन जो है उनका उनको डिफेंड करना पाकिस्तान पर लाजिम होगा। बिल्कुल लाजिम होगा, लेकिन बात सारी यही है जो मैंने कही कि हरमैन शरीफैन पे कोई अटैक नहीं हो रहा है, और इस वक्त अमेरिका भी मुश्किल में फंसा हुआ है, और अमेरिका को भी यही लगता है कि वो जिस ऑयल के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है ईरान के, वो उनके लिए इतना ज्यादा आसान साबित नहीं होगा। शायद यही वजह है कि हर तरफ से जो आवाजें उठ रही हैं वो साफ सुनाई दे रही हैं। उसके साथ साथ जी अगर हम बात करें इसाक डार साहब की, तो जी इसाक डार साहब का कहना ये है कि जी पाकिस्तान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, उनकी आप जो है वो ट्वीट भी देख सकते हैं, और जो इसाक डार साहब के स्टेटमेंट के बारे में लगाई गई है अल जजीरा की तरफ से भी और कई दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी, तो उसमें इसाक डार साहब जो है वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जी हम तो अमन कराने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, दोनों में मीटिंग भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका और साथ ही साथ ईरान के बीच में हम मीटिंग करवाना चाहते हैं, उनके ऑफिशियल्स के बीच में, लेकिन इजराइल ऐसा होने नहीं दे रहा, नेतन्याहू ऐसा होने नहीं दे रहा है, और वहां से इजराइल की तरफ से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह की साजिशें, जो कि हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया बस साजिशें करती रहती है, और न जाने ऐसे कौन से हमारे अंदर सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि सब हमारे पीछे पड़े रहते हैं और सारा दिन हमारे लिए साजिशें तैयार होती रहती हैं। तो जी कहा यह जा रहा है कि जो साजिशें तैयार की जा रही है, जिसकी वजह से ईरान तो पूरी तरीके से तैयार है कि जब पाकिस्तान आ जाएंगे और मीटिंग कर लेंगे, अमेरिका भी तैयार है, लेकिन इजराइल ऐसा होने नहीं दे रहा। इजराइल ऐसा होने नहीं दे रहा वाला चूरन अभी इसाक डार साहब ने फैलाना शुरू ही किया था कि वहां पर जिसे कहते हैं ना, अभी एकदम से ये खबर भी पाकिस्तान के अपने ही मीडिया हाउसेस से चल रही है कि ईरान ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सीज फायर टॉक्स में। जी हाँ, जो सीज फायर टॉक पाकिस्तान कराने के दावे कर रहा है कि हमने जी ये सीज फायर जो है वो करवा देना है, सीज फायर टॉक जो है वो पाकिस्तान में होगी, इस्लामाबाद से सारा कुछ कंट्रोल किया जाएगा या सबको बुलाकर बिठाया जाएगा और बातचीत की जाएगी, उसके लिए ईरान ने पाकिस्तान आने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब इस बारे में अगर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और कोई अगर कोई पोस्ट रह गई हो तो वो भी उनको दे देनी चाहिए थी, लेकिन खैर मेरे ख्याल है दो में ही वो खुश हो गए। तो जी उनका कहना ये है कि जी हम तो करने जा रहे हैं, हम तो हर तरह का की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रीज के बीच में बात हो जाए और अमन हो जाए, यानी अमेरिका और ईरान के साथ, लेकिन इजराइल ऐसा होने नहीं दे रहा। चले वहां तो आपको ईरान और अमेरिका के बीच में तो इजराइल आ गया, और जाहिर है कि इजराइल के साथ तो वैसे ही हमारा 36 का आंकड़ा रहता है, तो इजराइल आपको ऐसा कुछ करने नहीं दे रहा। लेकिन क्या अफगानिस्तान के साथ आप कोई अपनी कोई इस तरह की पीस टॉक कर सकते हैं क्या? कोई सीज फायर, कोई पीस टॉक, कोई इस तरह से कि लड़ाई झगड़ा जो अटैक्स अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में चल रहे हैं, क्या इसाक डार साहब आप वो रुकवाना पसंद करेंगे? इसलिए कि ठीक है ये तो ईरान और अमेरिका का मामला है, या ईरान अमेरिका इजराइल का मामला है, और अगर ये तीनों कंट्रीज आपस में एक जगह या एक पेज पे नहीं आती तो ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन आप और अफगानिस्तान जो लड़ रहे हैं, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इस वक्त जो झगड़ा काफी अरसे से चलता चला जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा है, एक दूसरे को मिटा देने की बातें हो रही हैं, एक दूसरे को मजा चखा देने की बातें हो रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बातें किया करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान को धमकी दिया करते हैं, कभी कहते हैं कि जी मैं इनको जो है वो स्टोन एज में ले जाऊंगा, और कभी कुछ बातें करते हैं, तो इसी किस्म की बातें और बोंगियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लिए भी कही जाती है कि जी अफगानिस्तान जो है उसको वो हमसे जैसे झुककर मिले और हम उसे जो कहें वो वही करे, तो अफगानिस्तान नहीं कर रहा। लेकिन क्या आप अपना झगड़ा जो अफगानिस्तान के साथ है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब है आप दुनिया के किसी भी झगड़े को या किसी भी लड़ाई को कंट्रोल कर सकते हैं, या आप उसमें कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने घर के झगड़े नहीं निपटा पा रहे, जिन लोगों के अपने घर के झगड़े जो है वो खत्म नहीं हो रहे, जिनके अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स ठीक नहीं है, तो अफगानिस्तान जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, जब उनके साथ आप अमन नहीं कर पा रहे और मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं, जब आप भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक नहीं कर पा रहे और वहां से भी मुसलसल कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे, तो आपके यहाँ से आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब बढ़ चढ़ कर जवाब देते हैं और
हर बात के जवाब में आपके पास एक ही रिप्लाई होता है और वो होता है न्यूक्लियर पावर होना। आप हर बार यही कहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम अगर हमें कुछ कहा गया तो हमारे पास भूले नहीं कि हम जो है वो न्यूक्लियर एसिड्स रखते हैं या न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे पास। मैंने कभी किसी कंट्री को, किसी भी ऐसी कंट्री को जो न्यूक्लियर पावर हो, उसको कभी इतना ज्यादा अपने न्यूक्लियर पावर होने का जताते हुए नहीं सुना और ना ही किसी ने कभी कहा है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से बातचीत चला करती है कि हर चीज में हम न्यूक्लियर पावर होने का जो एक बार बार जिक्र करते हैं, उससे हमारी कमजोरी ही जाहिर होती है, हमारी उसमें ताकत नहीं दिखाई देती। इसलिए कि आप अगर दूसरी तरफ से आपको न्यूक्लियर पावर होने की कोई बात नहीं की जा रही है, कोई और कंट्री अगर कभी इतना जिक्र नहीं करती जितना पाकिस्तान करता है, तो उससे यकीनन ये लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बार बार हमें जब कुछ नहीं सूझता तो हम फौरन ये कह देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और इसी वजह से लोग हमें ये भी समझते हैं कि हम एक गैर जिम्मेदार या हम लोग रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। क्योंकि अगर बार बार आप ये कहते जा रहे हैं कि अगर हमें कुछ कहा तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, अगर हमें कुछ कहा तो न्यूक्लियर वेपन रखें, तो इसका मतलब है कि वो चलाने का आपको बहुत शौक है और वो चलाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और किसी वक्त आपको सिर्फ बहाना चाहिए कि आप इन वेपन्स को इस्तेमाल कर लें। तो मेरे ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी अक्ल पकड़ें और बाकी कंट्रीज से कुछ तो सीखा करें। कौन सी ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर हो और वो सुबह से रात तक यही जताता रहे कि जी हम तो न्यूक्लियर पावर है और हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। इस किस्म की बातें ना तो हमें सूट करती हैं और ना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं। इस किस्म की बातें जब आप करते हैं तो यही बातें लेकर जिन लोगों को आप समझते हैं कि वो आपके फेवर में नहीं है, वही लोग ये चीजें लेकर ऐसे सामने हाईलाइट कर देते हैं जिससे साफ पता चलता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है और आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उससे लोगों को खतरा हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं अजीब गरीब किस्म की, उसकी वजह से इंप्रेशन जाता है। वरना ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। पाकिस्तान के पास सालों साल से, जब से भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है तब से पाकिस्तान के पास भी है। कभी पाकिस्तान ने कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिशियंस देते हैं, इनको थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत है। इनको थोड़ा सा रोकने की, समझाने की जरूरत है कि सर अगर उन्होंने कहा है कि वो आपकी कंट्री में ऑपरेशन सिंदूर 2 कर देंगे, तो आप भी जो ऑपरेशंस के नाम रखते रहते हैं आप भी कह दीजिए हम भी कर देंगे। उसमें आप न्यूक्लियर वेपन्स लाने की आपको क्या जरूरत है या उसका तड़का लगाने की क्या जरूरत है? तो थोड़ा सा अकल पे हाथ मार लीजिए तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। हो सकता है जंग लग गया और दिमाग इस्तेमाल बहुत देर तक ना किया जाए तो कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। मेरे साथ भी होती है, मैं भी ऐसे करके हिला लेती हूँ जब कभी बोंगी मारती हूँ। लेकिन खैर, आप तो हद ही कर देते हैं सर। आप तो मिनिस्टर है, मिनिस्टर होकर आप ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं। हम जर्नलिस्ट से चले कभी कभार कुछ बोल देते हैं, आप तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बेकार की बात करते हैं जिसको सुनकर लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। वैसे पाकिस्तान के पास एक ही चीज ऐसी थी जिसपे कि हम बहुत प्राउड फील करते थे और वो ये था कि हम कहते थे कि हम किसी से भी पैसा लेते हैं वो कभी हमसे वापस नहीं ले पाया। ये बात मैंने भी अपने शोज में कई बार कही कि भाई अगर किसी में हिम्मत है तो हमसे पैसा लेकर दिखा दे। लेकिन खैर वो हिम्मत जो है वो यूएई ने दिखा दी है और एक ही हमारे पास ऐसी चीज थी जिसपे हम प्राउड फील करते थे, जिसपे हमें गरूर था कि ओ हमसे तो कोई पैसा ही नहीं ले पाता। तो वो गरूर भी हमारा खाक में मिला दिया यूएई ने और अब $2 बिलियन जो है वो पाकिस्तान यूएई को अदा करेगा। कहा यह जा रहा है कि $3.5 बिलियन जो है हो सकता है पाकिस्तान वो भी दे दे। जाहिर है जब हम देने पर आएंगे तो हम दिए चले जाएंगे, उनका पूरा खाता खत्म करके हाथ जड़ के साइड पे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमारा बनेगा क्या? यकीनन उसके लिए कई दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज, यानी फ्रेंडली कंट्रीज पाकिस्तान में उन कंट्रीज को कहा जाता है जो हमें पैसा देता है। यानी जो कंट्री भी हमें पैसा देती है, जो कंट्री भी हमें डॉलर देती है, जो हमें लोन देती है, डोनेशन देती है, किसी भी तरह से हमारी मदद करती है, फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करती है, हम उसको फ्रेंडली कंट्री कहते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते वो हमारे दुश्मन होते हैं। जैसे भारत है, जैसे अफगानिस्तान है और कई दूसरे देश हैं जिनको हम समझते हैं, जैसे इजराइल है कि उसको हम समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन है क्योंकि उन्होंने कभी हमें टका नहीं दिया। मैं तो कई बार कह भी चुकी हूँ कि पीएम मोदी को इस तरफ सोचना चाहिए। कई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरे उनकी पार्टी के लोग भी, मतलब वैसे तो खैर राहुल गांधी भी बहुत फेमस है पाकिस्तान में। राहुल गांधी साहब जो, मुझे यकीन है कि जिस दिन राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए वो एक ना एक मॉल वॉल या किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री पाकिस्तान में जरूर लगा देंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी से हमें कोई उम्मीद नहीं है।
इसलिए कि मोदी जी जो हर वक्त लड़ने भड़ने के मूड में नजर आते हैं, और अगर कोई बात कर दो तो अभी तो आपने उनका वो क्लिप देखा ही होगा जिसमें वो धुरंधर का और कई दूसरी मूवीज का जिक्र कर रहे हैं कि जी हमने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, वो फिल्म बनाते हैं तो लोग ऐसे शुरू हो जाते हैं, ये वो फलाने बाका। लेकिन खैर इलेक्शंस जो है वो चल रहे हैं भारत में, और जब तक इलेक्शंस रहते हैं तो मोदी जी थोड़े और ही मूड में नजर आते हैं, और उसके साथ साथ उनके बाकी के पॉलिटिशियंस जो है उनका भी थोड़ा मूड मुझे खराब ही लगता है। तो अभी इस वक्त यही कुछ हो रहा है, और कभी राजनाथ सिंह साहब की स्टेटमेंट आ जाती है, तो कभी किसी की आ जाती है, कभी कहते हैं 4 टुकड़े कर देंगे, तो कभी कहते हैं 2 टुकड़े कर देंगे, कभी कुछ कहते हैं। मेरा उनसे बस यही कहना है कि सर प्लीज आप लोग बेशक इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, इलेक्शन लड़िए, आई विश कि आप लोग जीत भी जाए, मतलब जो भी डिजर्व करता है वो जीते और अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें, लेकिन प्लीज हमारे पीछे ना पड़ जाया करें हर बात में हाथ धोके के आप लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 कर देंगे, या फिर पाकिस्तान के इतने टुकड़े उतने टुकड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान जितना है उतना ही रहना चाहिए, और आप लोग भी जितने हैं उतने ही रहने चाहिए। कोई किसी की कंट्री को ना तोड़े ना नुकसान करे। जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उन पे डेफिनेटली काम करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ अपने टर्म्स को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हम ना सही हमारे बाद वाली जनरेशन जरूर अमन जो है वो डिजर्व करती है, और जो हमारे बाद वाली जनरेशन है शायद उसके लिए कुछ अच्छा दुनिया में कुछ अच्छा छोड़ दें हम लोग। कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जितनी भी कंट्रीज हैं उनके आपस में रिलेशंस कुछ बेहतर हो जाए तो ही अच्छा होगा। इसलिए कि हमने तो सह लिया, हमारे बाद वाले पता नहीं सह पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमें तो रोज पटक पटक के धोया जाता है और अब हमें आदत पड़ गई है। लेकिन मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट जनरेशन है मुझे उनके ऊपर रहम आता है कि न जाने हम उनके लिए किस तरह का हिंदुस्तान, पाकिस्तान या किस तरह का अफगानिस्तान या कैसी दुनिया छोड़ के जाएंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ नफरतें होंगी, लोग एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। जबकि जब मैं इंडियन मीडिया पे शुरू में आई थी 2019 में, तब मुझे लगता है कि इतनी नफरतें और इतना एक दूसरे के लिए बुरा शायद नहीं सोचा जाता था। बहुत प्यार मिलता था, बहुत ख्याल मिलता था, और बहुत अच्छे से लोग एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन इन 6-7 सालों में बहुत कुछ बदल गया जिसका मुझे अफसोस है। यहाँ से हम चलते हैं और बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।